हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 उपसंयोजन यौगिक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ हमने हर एक टाइप के प्रश्न को कवर कर लिया है जहां से अपने पेपर में प्रश्न बनाए जाते। ठीक है, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। किस तरह का प्रश्न पेपर में निकाले जाते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ से अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को हम लोग काफी अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग काफी अच्छी तरह से समझिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे हमने पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहा है K3FeCN6 एक है। ठीक है, तो आपको पता है इधर दिख रहा है सरल धनायन और ये वाला टर्म जो है इसको हम क्या कहते हैं, संकुल। ठीक है, तो इस तरह का कोई यौगिक अगर नजर आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो K3FeCN6 क्या है, तो आप देखते ही बता सकते थे किस तरह का यौगिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपसंयोजन यौगिक। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है K4FeCN6 है और यहां ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा डबल साल्ट यानी द्विक लवण, बी कह रहा है जटिल लवण यानी, ठीक है, सी देखेंगे क्या कह रहा है, अम्ल, और डी कह रहा है भस्म। ठीक है, तो अभी आपने देखा इस तरह के यौगिक को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है उसे हम लोग किस नाम से, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं उनको। ठीक है, मतलब संकुल यौगिक जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, जटिल लवण बोला जाता है। ठीक है, तो K4FeCN6 किस तरह का लवण होगा, जटिल लवण। तो यहां भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न देखिए। कह रहा है K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी ये जो अपना केंद्रीय धातु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने आपको सिखलाया हुआ है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको x मान लेते, इधर भी प्लस क्योंकि इसके इधर लिगेंड है और इसके इधर देखेंगे धनायन है तो एक प्लस इधर भी दे दीजिए। अब यहां देखिए पोटेशियम की संख्या कितनी है, 4 है, और एक पोटेशियम पे एक प्लस का चार्ज आता तो 4 पे कितने प्लस आएंगे, 4 पोटेशियम पे कितने, 4 प्लस के चार्ज आएंगे। और यहां दिख रहा है ये देखेंगे CN लिगेंड के रूप में, और एक CN पे एक माइनस आता तो 6 CN पे कितने माइनस आएंगे, -6। तो यहां हो गया -6 और इसको हम कर देंगे बराबर के 0। तो अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ क्या पाइएगा, ये -6 जाएगा बराबर के उधर तो प्लस में, और ये +4 इधर जाएगा तो माइनस में, 6 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा, +2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट का मतलब हिंदी इसका क्या होता है, द्विदंतुक। ठीक है, मोनोडेंटेट यानी एक दंतुक, बाइडेंटेट यानी द्विदंतुक, पॉलीडेंटेट यानी बहुदंतुक। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट यानी कि द्विदंतुक लिगेंड है। तो ऑप्शन में देखिएगा ये कह रहा है EDTA, तो हम जानते हैं ये षटदंतुक लिगेंड है। EN यानी एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन जो होता है वो किस तरह का लिगेंड होता है, तो द्विदंतुक लिगेंड। बाकी के जो दो ऑप्शन है H2O और NH3 देखेंगे C और D में ये एक दंतुक लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड यानी बाइडेंटेट लिगेंड कौन हो जाएगा, EN एथिलीन डाइएमीन। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखेंगे क्या कह रहा K3CrOX3 में Cr यानी क्रोमियम की उपसंयोजन संख्या है। ठीक है, तो देखेंगे उपसंयोजन संख्या क्या होती, तो हमने बताया था लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु के साथ बनाए गए बंधों की संख्या जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या। तो आप यहां देखेंगे केंद्रीय धातु क्रोमियम है और इसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड जो है क्या, ऑक्जेलेटो। क्या है, ऑक्जेलेटो। यहां पे C2O4 भी लिखा हो सकता था OX के जगह पे। तो आपको पता है ऑक्जेलेटो किस तरह का लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड है यानी एक लिगेंड जो है, ठीक है, वो केंद्रीय धातु के साथ 2 ठो उपसंयोजन बंध बनाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं इसकी संख्या कितनी है, कुल 3। इसकी संख्या 3 है और एक लिगेंड जो है वो बनाएगा 2 उपसंयोजन बंध। द्विदंतुक होने के चलते तो जब संख्या 3 है तो कुल बंधों की संख्या कितनी होगी, 6।
कुल 6 उप सहसंयोजन बंध बनाएगा ये केंद्रीय धातु के साथ यानी क्रोमियम के साथ। तो क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? जब 6 उप सहसंयोजन बंध बनेंगे तो उप सहसंयोजन संख्या भी 6 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे छठा प्रश्न, कह रहा है द्विदंतुक लिगेंड वाले संकुल कहलाते हैं। तो जब हम आपको किलेटीकरण पढ़ा रहे थे तो वहां हमने एथिलीन डाई एमीन के एग्जांपल से समझाया था, वो किलेट की समान संरचना पर किलेट की तरह रचना कर रहा था। जैसे यहां से अपना लिगेंड दे रहा था एक कोना से और ऐसे घूमते हुए जा रहा था दूसरे कोना पे। वो कौन सा लिगेंड था? द्विदंतुक। तो याद रखिएगा जो द्विदंतुक लिगेंड वाले जो संकुल यौगिक होते वो क्या कहलाते? तो वो किलेट के नाम से जाने जाते। किस नाम से? किलेट के नाम से जाने जाते हैं। किलेटीकरण पढ़ाते समय हमने आपको समझाया था, ठीक है। 7 नंबर देखेंगे, कह रहा NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। तो आपको पता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं। निकेल की पूछ रहा है, इसको हमने x माना, प्लस करेंगे। ये देखेंगे यहां लिगेंड के रूप में क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल। और आपको पता है कार्बोनिल जो होता उदासीन लिगेंड होता। कौन सा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं, तो यहां पर 0 और बराबर करिए 0 के। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा? 0। तो हमें दिख रहा है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 8 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में कौन लिगेंड हेक्साडेंटेट है? यानी सतदंतुक लिगेंड आपसे पूछ रहा है। कौन सा लिगेंड हेक्साडेंटेड है? ठीक है, सतदंतुक लिगेंड आपसे पूछ रहा है। और हमने आपको एक ही मात्र एग्जांपल बताया ही था पॉलीडेंटेड में कि याद रखिएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड में कौन सा? तो EDTA और EDTA हमने बताया था किस तरह का लिगेंड होता है? सटदंतुक लिगेंड होता है। और वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्साडेंटेड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखेंगे, क्या कह रहा? क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता? तो याद रखेंगे मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में पूछे तो आयरन, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता। पूछेगा हीमोग्लोबिन संकुल में होता है तो कौन सा? आयरन। क्लोरोफिल के लिए पूछ रहा तो याद रखिएगा क्या उपस्थित होता? मैग्नीशियम, ठीक है। 10 नंबर देखेंगे, कह रहा अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। गहरे नीले रंग का अणु सूत्र है, ठीक है। तो देखेंगे जब अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित कराया जाता है, ठीक है, तो जो गहरा नीला रंग हमें प्राप्त होता है वो गहरे नीले रंग का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? तो देखिएगा वो जो NH3 होता, ठीक है, वो क्या करता जब इसको प्रवाहित किया जाता किसके साथ? देखेंगे कॉपर सल्फेट के घोल से। तो ये क्या करता है? यहां लिगेंड के रूप में जुड़ जाता किसके साथ? कॉपर के साथ, ठीक है। और SO4 यहां ऋणायन के रूप में आ जाता है। कहने का मतलब क्या? संकुल यौगिक वहां पे बन जाता, ठीक है। और यह जो सूत्र होता वो होता क्या? तो टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। जो सूत्र के रूप में आप लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह का सूत्र आपको देखने को मिलेगा, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। तो याद रखिएगा जो गहरा नीला रंग प्राप्त होगा उसका अणु सूत्र क्या होता है? CuNH3 4SO4, ठीक है। क्लियर है? अब देखिएगा 11 नंबर कह रहा है संकुल आयन COEN2Cl2+। देखेंगे संकुल पे चार्ज क्या है? प्लस में। कह रहा है कोबाल्ट का EAN है, ठीक है। प्रभावी परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा किसका? कोबाल्ट का, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बतलाया था EAN निकालने के लिए। जो केंद्रीय धातु होता पहले आप उसकी क्या लिख लेते? परमाणु संख्या। तो कोबाल्ट का कितना होता? 27। फिर इसमें से आप माइनस कर लेते केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को। तो जब यहां आप कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये दिख रहा है उदासीन लिगेंड है EN, एथिलीन डाइअमीन उदासीन होता, 1 Cl पे 1 माइनस, और तो 2 Cl है तो 2 माइनस आएगा। यहां तो कोई चार्ज नहीं होता तो 0। यहां माइनस के 2 मिलेंगे और बराबर होगा 1 प्लस के, इसको भेजिएगा तो ये उधर जाएगा +2 में। तो ऑक्सीकरण संख्या जो मिलेगी वो +3 मिलेगी। तब 27 में से जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटाएंगे तो वो कितनी मिली? 3 प्लस फिर क्या होता? 2 गुणा उप सहसंयोजन संख्या। तो अब आप यहां देखेंगे यहां उप सहसंयोजन संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी? तो दिख रहा है बंध जितने बनेंगे, जितने उप सहसंयोजन बंध बनेंगे, तो ये द्विदंतुक लिगेंड है और संख्या 2 है तो 4 बंध बनाएगा इसके साथ। और ये एक दंतुक लिगेंड और इसकी संख्या 2 तो ये 2 बंध बनाएगा इसके साथ। कुल बंध बनेंगे, कुल 6 उप सहसंयोजन बंध यहां बनेंगे,
ठीक है। तो जब उपसंयोजन बंद यहाँ 6 बनेगा तो देखेंगे उपसंयोजन संख्या भी कितनी 6, ठीक है। तो 2 गुणा 6, तो अब आप सॉल्व करिएगा। 27 में से 3 जाएगा 24 और प्लस 6 गुणा 2 12, 24 और 12 कितना मिलेगा 36। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोबाल्ट का EAN यानी प्रभावी परमाणु संख्या यहाँ कितना है 36। 12 नंबर देखेंगे, कह रहा निम्नांकित में से कौन अनआयनिक है। आपसे क्या पूछ रहा, अनआयनिक, और यहाँ देखेंगे 4 तरह के सूत्र दिए हुए हैं। तो अनआयनिक कब होगा, जब संकुल पे कोई चार्ज हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब हम इनको संकुल यौगिक के रूप में लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए प्लेटिनम के साथ 6 लिगेंड जुड़ सकते हैं। तो यहां देखिए हमने अरेंज करना शुरू किया, तो ये प्लेटिनम, इसके साथ 6 लिगेंड, तो दिख रहा है कि NH3 की संख्या 2 है और इसकी संख्या कितनी है 4। ये सूत्र हमें मिलेगा। यहां संकुल पे कोई चार्ज नहीं आया। दूसरे में देखिए PT, यहां NH3 की संख्या कितनी है 3 है, तो 3 Cl और यहां पे रह पाएगा और 1 Cl ऋणायन के रूप में यहां पर बाहर। तो आप देखेंगे अगर आप इसको तोड़िएगा तो Cl माइनस के रूप में अलग होगा, तो संकुल पे चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से यहां पर देखिएगा 2 Cl रह जाएगा अंदर, 2 Cl बाहर निकल जाएगा। वहां पे देखेंगे तो चारों के चारों Cl बाहर निकलते हुए आपको दिखेंगे ना। तो हम पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो संकुल यौगिक हमें मिल रहा है इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यह किस तरह का होगा, अनआयनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, क्या कह रहा एक अष्टफलकीय संकुल तब बनता है जब केंद्रीय परमाणु में संकरण होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अष्टफलकीय संकुल मतलब कि संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय कब प्राप्त होती है, जब प्रसंकरण हमें मिलता है sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कहा sp3d2 या d2sp3 में दोनों में से कोई भी दिया होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है sp3d2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 14 नंबर, कह रहा है किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण dsp2 है, ठीक है। तो हमने आपको प्रसंकरण निकालना सिखलाया है। जब आप प्रसंकरण निकालेंगे सब दिए हुए ऑप्शनों में, तो आप पाएंगे कि NiCN4-2 का जो प्रसंकरण मिलता है वो क्या मिलता है, dsp2। हमने आपको अलग अलग भाग में बांट के इसीलिए सिखाया ताकि आप इन चीजों को याद रखें, ठीक है। तो इसका प्रसंकरण कितना होता है dsp2, कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है। आगे देखेंगे, फिर यहां से पूछ रहा NiCO4 में निकल का प्रसंकरण आपसे पूछ रहा, तो निकल का प्रसंकरण क्या होता NiCO4 में। तो जब आप प्रसंकरण निकालेंगे तो आपको याद होगा, हमने इसका निकलवाया भी है, दोनों का, इसका भी आपसे निकलवाया, इसका भी निकलवाया। तो इसका तो dsp2 मिला और इसके लिए जो प्रसंकरण मिला था वो कौन सा था sp3। तो NiCO4 में Ni का प्रसंकरण जो होता कितना होता sp3 होता, और sp3 है तो ज्यामिति कैसी आपको प्राप्त होगी इस संकुल यौगिक के लिए आपको पता है, चतुष्फलकीय। 16 नंबर देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणु चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, ठीक है। अणु चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है, कि किसके लिए म्यू का मान सबसे अधिक आएगा। तो ये भी आप जानते कि क्या करेंगे, हम जब प्रसंकरण निकालना सिखला रहे थे उसी समय हमने आपको बताया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान जिसके लिए जितना अधिक मिलेगा उसके लिए म्यू का मान उतना अधिक मिलेगा। म्यू बराबर सूत्र आपको पता है √n × n+2, और उसको सूचित करते हैं बोर मैग्नेटॉन से, ठीक है। तो म्यू का मान किसके लिए सबसे अधिक आएगा, तो जब आप इन चारों के लिए निकाल कर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यहां आप पाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक आपको प्राप्त होगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक प्राप्त होगी तो म्यू का मान भी इसके लिए अधिक प्राप्त होगा। क्लियर है यहां तक। तो ये आप खुद से भी कर सकते थे, काफी सिंपल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आप पहले क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के, फिर आयन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वहीं पे आपको पता चल जाता कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते, क्योंकि आपको पता है दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आ रहे हैं तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है, ठीक है।
तो आपको प्रसंकरण निकालना आता है काफी अच्छी तरह से, आप जानते किस तरह से इनका प्रसंकरण निकालते हैं। हमने आपको इसका प्रसंकरण भी बतलाया था। देखेंगे यहाँ पे दिख रहा, हमने आपको आयन के रूप में लिख लिख के समझाया था, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे सरल धनायन पहले दे दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा K4FeCN6 के रूप में है, ठीक ना। और हमने आपको प्रसंकरण निकालना सिखलाया था आयन के रूप में। तो आप क्या करिए, सिंपली इसको तोड़ लीजिए। आपको पता है कि ये पोटेशियम की संख्या 4 है, तो ये टूटेगा 4K+ के रूप में टूटेगा ना। और यहां से देखेंगे ये जो संकुल यौगिक जो यहाँ संकुल वाला टर्म है, तो यहाँ धनायन यहां से अलग होगा तो 4K+ के रूप में। और ये जो संकुल वाला टर्म है, तो ये आपको पता है FeCN6। और यहां देखेंगे यहाँ पे -4 था, तभी तो संतुष्ट करने के लिए यहाँ 4 हमें पोटेशियम लेना पड़ा, यानी 4K+ लाना पड़ा यहाँ पर। जब यहाँ पर हमें 4K लाना पड़ा, ठीक है, किसको संतुष्ट करने के लिए, यहाँ के -4 वाले टर्म को। यहाँ पे 4 जाता -4, तभी तो यहाँ पे हमें 4 सरल धनायन लेना पड़ा। तो जब तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 4K+ के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि संकुल पे कितना चार्ज आ जाएगा, -4। फिर दोनों को साथ लाएंगे तभी तो ये 4 यहां से प्लस जाएगा, और ये 4 तो संतुष्ट होगा, यहाँ पे K4 के रूप में ये जुड़ता है। तो जब आप इसको तोड़ दिए, अलग कर दिया आयन के रूप में, तो आपको इस तरह का मिल गया। और हमने आपको इसका यहाँ Fe का प्रसंकरण निकालना हमने आपको सिखलाया था। और FeCN6-4 जो प्रसंकरण यहाँ पर Fe का आपको मिला था, वो क्या मिला था, D2sp3। सबसे पहले टाइप में ही हमने आपको सिखलाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे देखेंगे 18 नंबर, कह रहा है निम्न में से किसकी संरचना वर्ग समतलीय है। क्या पूछ रहा, निम्न में से किसकी संरचना वर्ग समतलीय है। तो हमें पता है कि जिस केंद्रीय धातु का प्रसंकरण हमें मिल जाएगा D2sp3, संकुलीय आयन में देखेंगे, चेक करेंगे, जिसके लिए प्रसंकरण हमें मिलेगा D2sp3, उसकी ज्यामिति किस तरह की होगी, वर्ग, सॉरी D2sp3 हमने कह दिया DsP2, किस तरह का मिलना चाहिए, DsP2। ठीक है, किस तरह का प्रसंकरण, DsP2। तो जिस संकुल, ये देखेंगे, जिस संकुल आयन में केंद्रीय धातु का प्रसंकरण हमें क्या मिले, DsP2। तो हमने आपको बताया था कि जब प्रसंकरण DsP2 मिले तो ज्यामिति किस तरह की होती, समतल वर्गाकार। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख रहा है, वर्ग समतलीय। तभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि DsP2 प्रसंकरण किसके लिए मिला, NiCN4 पावर में -2। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे NiCN4 पावर -2। इसका जो प्रसंकरण यहाँ पे निकेल का जो प्रसंकरण मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, DsP2। सबसे लास्ट टाइप में हमने आपको बतलाया था। और उसकी ज्यामिति क्या होगी, जब प्रसंकरण DsP2, तो ज्यामिति वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार कहिए उसको। 19 नंबर देखेंगे, कह रहा है किस यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति है। ठीक है, तो चतुष्फलकीय आकृति किसकी होती थी, तो जिसके लिए प्रसंकरण हमें क्या मिलता था, sp3। ठीक है, क्या मिलता था, sp3। तो यहां अगर 4 ऑप्शन दिए हुए देखेंगे, NiCl4 यहाँ -2, NiCN4 -2, तभी तो आपने इसका देखा कौन सा प्रसंकरण मिल रहा है, DsP2, PdCl4 का -2। तो आप देखेंगे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रसंकरण DsP2 तो ज्यामिति होगी समतल वर्गाकार। बाकी ए और सी ऑप्शन के लिए जब आप देखेंगे, इन दोनों के लिए प्रसंकरण निकालेंगे केंद्रीय धातु का, तो वो आपको मिलेगा sp3। और जब प्रसंकरण sp3 मिलेगा तो ज्यामिति होती कैसी, चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ये आप निकाल के ट्राई कर सकते। 20 नंबर देखिएगा, कह रहा है जटिल यौगिक CONH36Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या होती है। ठीक है, जब हम इसको विलयन में ले जाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब इसको जब हम ले जाएंगे किसी द्रव में घोलेंगे, ठीक है, जब विलयन में उपस्थित होगा तब पूछ रहा है कि इसमें आयनों की संख्या कितनी होती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या, एक टर्म तो यहां पे संकुल वाला है, किस रूप में, CONH36 के रूप में, और इसके साथ यहां देखेंगे ऋणायन वाला टर्म आया हुआ है 2 Cl। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा किस रूप में, 2Cl- के रूप में, सरल ऋणायन वाला टर्म है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं 2 Cl-, 2 Cl आ रहा है Cl- के रूप में, आप 1 Cl पे 1 माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, तो संकुल पे कितने चार्ज आएंगे, 2 प्लस। तो एक तो आपको यहाँ दिखा संकुल आयन, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 संख्या में ऋणायन।
तो कुल आयनों की संख्या, यहाँ आयनों की संख्या 2 और यहाँ ये संकुल आयन के रूप में अकेले, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो जटिल यौगिक जो अपना है CONH3 6Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या जो होती वो कितनी होती? 3। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है K3FeCl6 का IUPAC नाम है। ठीक है, तो आप IUPAC नेमिंग करना जानते हैं? आपको पता है IUPAC नाम लिखने से पहले आप क्या करते हैं? जो केंद्रीय धातु होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लेते हैं। तो जब आप यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो वो आपको कितना मिलेगा? +3। यानी यहाँ Fe कितनी ऑक्सीकरण संख्या में है? +3। और ये देखेंगे सरल धनायन और संकुल ऋणायन टाइप का है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये आयरन जो केंद्रीय धातु है इसके नाम के लास्ट में ATE जुड़ेगा, फेरेट होगा, ये आपको पता है। ठीक है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 3। अब उसी के आधार पे हम ऑप्शन में से पकड़ सकते हैं। तो देखेंगे सरल धनायन है, क्या है? पोटेशियम है। यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं है तो पहले पोटेशियम हो जाएगा। लिगेंड की संख्या 6 है तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3rd। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी। अब यहां देखेंगे 22 नंबर, ये प्रश्न आप थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में थोड़ी चेंजिंग करी गई है। ठीक है, देखेंगे कह रहा है पेपर का पूछा हुआ है, 2018 में पूछा था। H2PtCl6 का IUPAC नाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखेंगे कह रहा है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। ठीक है, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। यहां देखेंगे हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो PT4, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो PT सेकंड। ठीक है, तो आप IUPAC नेमिंग करिएगा। तो आपको पता है पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना मिलेगा? 4। यानी ये यहाँ पे +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, ये आप याद रखिएगा। इस पे -6 आएंगे और ये +2, -4 इधर भेजिएगा तो +4 होगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +4। तो यही क्लियर हो जा रहा है कि प्लेटिनम, ये जो हमारा केंद्रीय धातु है इसके साथ जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो आएगी कितना? 4। ठीक है, जो रोमन अंक में हम लिखेंगे वो आएगी 4। तो यहां तो हम 2 ऑप्शन पहले ही यहां नेग्लेक्ट कर देंगे, बच गया 2 ऑप्शन जिसके साथ यहां 4 ऑक्सीकरण संख्या दिख रहे। अब देखेंगे यह जो अपना संकुल यौगिक है किस तरह का? सरल धनायन संकुल ऋणायन टाइप का। और इस तरह के संकुल यौगिक का IUPAC नाम करते तो केंद्रीय धातु के नाम के साथ क्या जुटना चाहिए? ATE। ठीक है, तो अब देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां देखेंगे लिगेंड को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? हेक्साक्लोराइडो के रूप में लिखते हैं ना। किस रूप में लिखते हैं? हेक्साक्लोराइडो के रूप में। और आपको पता है केंद्रीय धातु के नाम के साथ ATE लास्ट में जुटेगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है हेक्साक्लोरो और यहाँ पे लिखा है हेक्साक्लोराइडो। यहाँ पे प्लेटिनेट लिखा है लेकिन यहाँ इसका संकेत दे दिया है PT4। तो PT को तो आप प्लेटिनेट पढ़ेंगे नहीं, ये क्या होता? प्लेटिनम ही पढ़ते। संकेत है, संकेत है तो प्लेटिनम। ATE लगा के तो दिखाया नहीं है, लास्ट में एट लगाया नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा कुछ बातें आपको समझा रहे हैं। देखेंगे ये जो लिगेंड है, जैसे 2004 से पहले जब आप जाएंगे, अभी हमने आपको सिखलाया कि Cl- को जब लिगेंड के रूप में है तो हम क्लोराइडो लिखते, लेकिन 2004 से पहले जब ये लिगेंड के रूप में यूज होता था तो इसको क्लोरो लिखा जाता था। Br- है तो इसको क्या लिखा जाता था? ब्रोमो। ठीक है, उसी तरह से F- तो फ्लोरो, I- आयोडो, इस तरह से लिखा जाता था 2004 से पहले। 2004 के बाद से इसको क्लोरो नहीं क्या लिखा जाने लगा? क्लोराइडो, जिस रूप में हमने इसको सीखा है। ठीक है, इसको क्या लिखा जाने लगा? ब्रोमाइडो। इस तरह से आयोडाइडो, फ्लोराइडो, ऐसे हमने आपको सिखलाया है। तो 2004 के बाद से ऐसे लिखा जाता, उससे पहले ये लिगेंड के रूप में यूज होते थे तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिएगा 2004 से पहले वाला नाम लिगेंड का यहां पर लिख दिया है हेक्साक्लोरो और यहां पर लिखा है हेक्साक्लोराइडो। लेकिन हमें पता है कि जब ये सरल धनायन संकुल ऋणायन टाइप वाला है
तो यहाँ केंद्रीय धातु जो है इसके नाम के साथ ATE लगना चाहिए, यहाँ पे लगाया है लेकिन यहाँ इसका संकेत दे दिया है, ठीक है, प्लेटिनेट नहीं लिखा है। यहाँ अगर हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4 लिखता तब ये सही होता, लेकिन सिर्फ PT लिखा है इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे क्लोरो लिखा हुआ है, जो कि 2004 से पहले लिगेंड के रूप में Cl- को ऐसा लिखा जाता था, तो वो आपकी जानकारी चेक करने के लिए कि आपको ये बात पता है कि नहीं, इसलिए यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज का अपना वीडियो यहीं पर खत्म होता है। करीब करीब 22 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के इस चैप्टर से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हर एक तरह के प्रश्न जिस जैसे पेपर में पूछे जाते हैं हमने उनको शामिल कर लिया है। छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा लंबा नहीं था। यहाँ से इसी तरह के ऑब्जेक्टिव आपसे पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इतने प्रश्न को करके जाते, या तो हूबहू इन्हीं के अंदर से आएगा या इसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी बातें हमने यहाँ पर आपको बताया वो सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स।